अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड 154 रुपीस की शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ये वही मंथ है कि जिस मंथ में इनकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से डी लिस्ट और इन अदर वर्ड्स एग्जिट होने जा रहे हैं। हाउ? बाय बाइंग इट्स शेयर बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो आपको पता है कि जो उन्होंने बायबैक ऑफर की अपने शेयर होल्डर्स को वो कितनी थी? That was around 609 rupees. That is 100 to 200% more than the share price that was being traded in the same month. तो इससे हमें ये important बात पता लगती है कि the share price that we see on daily basis on our trading terminal or app does not reflect the true or real or intrinsic value of the company. अब यहाँ पे सवाल ये है कि 154 रुपीस पे ट्रेड ही क्यों कर रही थी वो कंपनी? और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि 609 रुपीस की वैल्यू कहाँ से ड्राइव हुई? तो इसका जवाब ये है कि जब वो कंपनी 154 रुपीस पे ट्रेड हो रही थी, तो उस वक़्त जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि जो सेक्टर इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो ऑटो सेक्टर के लिए बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक तो डॉलर की शॉर्टेजेस थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे और ऑटो असेंबलर्स अपने पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखें तो उस वक़्त इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग हो नहीं पा रही थी और लोग गाड़ियाँ खरीद नहीं पा रहे थे। तो एक तरफ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे और दूसरी तरफ इंटरनल फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से ये कंपनी लॉस में जा रही थी और जिसकी वजह से वही लॉस में वही चीज़ शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब आते हैं कि दूसरा सवाल आपका कि ये जो 604 रुपीज़ की नाइन 609 रुपीज़ की फिगर है ये कहाँ से आई? तो ये जो 609 रुपीज़ की वैल्यू है, ये ड्राइव हुई फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी से, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। फंडामेंटल एनालिसिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। अब ये हमें हेल्प क्या करती है? ये हमें किसी भी कंपनी की ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इससे हमें एडवांटेज क्या होता है कि कहीं भी अगर हमें मिसमैच नज़र आ जाए बिटवीन शेयर प्राइस एंड बिटवीन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अगर वो शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे है, देन वी कैन एंटर इनटू दैट। क्यों? क्योंकि वी नो कि इट्स ट्रू वर्थ या इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ फॉर बियॉन्ड इट्स करंट शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुजुकी मोटर्स आज के दिन में होती तो उसकी शेयर प्राइस 154 पे कभी भी नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि आज के जो उसके डायनामिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं बनस्बत उस वक्त के डायनामिक्स से। तो हम उस टाइम पे एंटर होते जहाँ पे जो सेक्टर की फेवरेबिलिटी है बढ़ जाती। तो मुझे उम्मीद है आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बिल्कुल ठीक से समझे होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आज के बाद आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे इन स्टॉक मार्केट, दैट वुड बी बेस्ड ऑन रियल वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब आते हैं वापस अपने फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू आइडेंटिफाई या डिटरमिन करते हैं। दैट द रियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कोर बिजनेस ऑपरेशंस एंड देयर ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर। इसमें हमारे पास 2 अप्रोचेस यूज़ होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच और एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोचेस को हम अगले लेक्चर्स में इन डिटेल हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर तक मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल, कि ये कंपनी या बिज़नेस है किस बिज़नेस में इन्वॉल्व? क्या वो गाड़ियाँ बनाता है? या आईटी की सर्विसेज़ देता है? या सीमेंट सेल करता है? या बैंकिंग ऑपरेशंस में है? उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट की क्वालिटी, कि मैनेजमेंट का अपने शेयर होल्डर्स के साथ रवैया किस तरह का है? क्या वो टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो छुपा रहे हों? जब वो किसी भी कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो प्रिपेयर्ड होते हैं? जो भी वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस विद इन द कंपनी लेते हैं, क्या वो डिसीजंस जो हैं वो मेक सेंस करते हैं? मतलब वो वैल्यू क्रिएट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं? ये सारी डिटेल्स आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मोट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब फॉर एग्जांपल, एफएफसी जो है वो भी फर्टिलाइजर सेक्टर में, एंग्रो भी फर्टिलाइजर सेक्टर में, लेकिन एफएफसी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि उसको जो गैस है वो सस्ती मिलती है। ये भी बात आ जाती है क्वालिटेटिव अप्रोच में। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एटलस होंडा है कि उसके जो ब्रांड है वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।
कि कोई भी ऐसा ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड भी अभी तक मार्केट में आ ही नहीं पाया और इसके मार्केट शेयर को जो है वो कैप्चर कर ही नहीं पाया। इसी तरह हर सेक्टर में हमारे पास कोई ना कोई कंपनीज़ ऐसी होती हैं, कोई एक कंपनी होती है जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है ओवर अदर कंपनीज़ इन द सेम सेक्टर। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर ले लें तो उसमें मीज़ान बैंक है, वो इस्लामिक बैंक है, उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही है। तो ये हो गई क्वालिटेटिव अप्रोच, इस पे हम हर एक एस्पेक्ट में इन डिटेल भी जाएँगे। फिर आती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो जब क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें तो वहाँ हमारे पास आ जाती हैं कि इस कंपनी या बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? इसमें फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसमें आ जाती हैं इनकम स्टेटमेंट और इसमें आ जाती है बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की, बताई, इसके बाद फिर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके और फिर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होते हैं, जो कि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल समझेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच।